नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश 7 बजे की सबसे बड़ी खबर, जिसकी शुरुआत शिवराज कैबिनेट के साथ। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सभी 28 मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। आज औपचारिक लिस्ट ऐलान होते ही IBC 24 की खबर पर मुहर भी लग गई। जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा। सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास भी सीएम ने अपने पास रखा। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, संसदीय कार्य विधि, गोपाल भार्गव लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग, तुलसी सिलावट जल संसाधन, मत्स्य विभाग, कमल पटेल कृषि विभाग एवं किसान कल्याण, गोविंद सिंह राजपूत राजस्व परिवहन, मीना सिंह आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, विजय शाह वन मंत्री, जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, बिसाऊलाल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता, यशोधरा राजे खेल मंत्री, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन एवं आवास की जिम्मेदारी, इंदल सिंह कंसाना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज साधन श्रम, विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, इमरती देवी महिला एवं बाल विकास विभाग, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महेंद्र सिंह सिसोदिया ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग, प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री, प्रेम सिंह पटेल पशुपालन सामाजिक न्याय, ओम प्रकाश सकलेचा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी, उषा ठाकुर पर्यटन संस्कृति अध्यात्म, अरविंद भदौरिया सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन, मोहन यादव उच्च शिक्षा, हरदीप सिंह डंग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण, भारत सिंह कुशवाहा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री के तौर पर इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार, सामान्य प्रशासन रामकिशोर कांवरे आयुष स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, गिरिराज दंडोतिया किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सुरेश धाकड़ लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री, रामखिलावन पटेल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण स्वतंत्र प्रभार, विमुक्त एवं घुमक्कड़ OPS भदौरिया राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास, राजवर्धन सिंह दत्तेगांव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद बीजेपी को सत्ता तो मिल गई, लेकिन पार्टी के कई पुराने नेता खुलकर अपना दर्द बयां करने लगे हैं। पार्टी में लगातार असंतोष और बेचैनी का माहौल बढ़ रहा है। रविवार को कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए और कुछ ही घंटों में ही तोहफे में उन्हें खाद्य आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद पुराने नेता और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई का दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में आज जब सरकार न बनानी थी और न गिरानी थी, तो फिर ये क्यों किया गया? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं, ये जनता को बताएं या ना बताएं, भाजपा को बताना होगा। इससे पहले दीपक जोशी 8 पीपलिया सीट पर मनोज चौधरी को टिकट देने का विरोध कर चुके हैं। ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अजय बिश्नोई लगातार ट्वीट करके आम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय कड़वा घूंट पीने का बयान दे चुके हैं। हालांकि बीजेपी नेता अब ऐसे लोगों को मनाने की भी बात कर रहे हैं। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं अजय बिश्नोई जी, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है ये स्पष्ट अभी नहीं हुई है। मैं भी कोशिश करूंगा बात करने। हमारे यहाँ काम करने की एक पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार हमारे यहाँ सारे लोगों को अपना विचार भी अभिव्यक्त करना पड़ता है, लेकिन पार्टी का निर्णय को मानते भी हैं। हमारे वरिष्ठ नेता अजय भैया, उनसे मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद ही कुछ कहूँ। अजय बिश्नोई जी ने बड़ी सावगोही के साथ कार्यकर्ता के सवाल पूछे। मैं एज ए कार्यकर्ता पॉलिटिकल रूप से किसी भी दल के उसमें उनके साथ हूं, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाजिब सवाल उठाए। बीजेपी जवाब दे, क्या लूट सके तो लूट योजना के माध्यम से सरकार चलेगी या चाल चेहरे चरित्र के हिसाब से, जिस हिसाब से उससे राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन में हुई देरी के पीछे एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया। परिवहन, राजस्व, जल संसाधन
ये भगोड़ों को और एक्साइज शहरी विकास गए भाजपा को। देखते हैं 3 महीने की अंतरिम सरकार कितना अपना भला करती है और कितना जनता का, ये भी देखना है। और इस अंतरिम मंत्रिमंडल की कितनी बात अधिकारी मानते हैं। परिवहन और राजस्व विभाग में सिंधिया जी की इतनी रुचि क्यों है, समझदार लोग समझते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह के आरोप पर नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जवाब दिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मलाई क्या होती है ये कांग्रेस और दिग्विजय सिंह बेहतर समझते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति, वो इससे आगे सोचते ही नहीं है कि मलाई क्या होती है, सत्ता क्या होती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो क्या हम लोग राजनीति में इसलिए आए थे कि कोई मलाई के लिए राजनीति में आए थे? उस समय तो हम लोग सिर्फ लाठियाँ खाते थे, जेल जाते थे। मलाई क्या होती है कांग्रेस के लोग जानते हैं, उनको लंबा अनुभव है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल दौरे की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। न केवल सिंधिया समर्थक मंत्री और पूर्व विधायक बल्कि बीजेपी नेता भी उन कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर रहे हैं जो सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। दावा किया जा रहा है कि करीब 10,000 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिंधिया के समर्थन में बीजेपी में शामिल होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस सिंधिया के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को साधने में लगी हुई है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी पार्टी का कोई भी निष्ठावान कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग, और उनकी इच्छा यह है कि जिस दिन महाराज ग्वालियर में आए उसी दिन वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें। हम पूरी तरह से अपने परिवार में उन सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूर्व में भी कहा जा रहा था कि जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में जाएंगे, हजारों की, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ जाएगा। 1 सैकड़ा पूरा नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है जो 10-50 बचे हुए हैं, जिनका जनाधार नहीं है, जो विशेषकर उनसे सिर्फ लाइजनिंग के लिए जुड़े हुए हैं, अपने काम कराने के लिए जुड़े हुए हैं, ऐसे 50-100 व्यक्ति मुझे लगता है चले जाएंगे। उससे अधिक जाने की कोई संभावना नहीं है। एमपी में मंत्रियों को विभाग बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को सरकार की प्राथमिकताएं बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री हफ्ते में 1 दिन सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा करें। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि कम से कम 4 दिन क्षेत्र में दौरा करें। जिलों के प्रभार मिलने पर 2 दिन एक जिले में दें। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन देखें और विकास कार्यों का निरीक्षण करें। क्षेत्र में दौरे करते रहें और लोगों से मिलें। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आपका विभाग क्या करेगा, इसकी योजना का रूट मैप बना है। सीएम ने कहा कि जनता से करीब 700 सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों के लिए आए सुझावों पर अधिकारियों और अनुभवी लोगों से चर्चा करें। बैठक में बजट पर भी चर्चा हुई है। साथ ही कोऑपरेटिव संशोधन एक्ट को भी मंजूरी दी गई है। अब सांसद और विधायक भी अपेक्स बैंक के चेयरमैन बन सकेंगे। और इधर मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले मानवता के दुश्मन है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अभियान चलाकर आदतन अपराधियों, माफियाओं, अतिक्रमणकारियों और अवैध शराब और चिटफंड के धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कोरोना के दौरान अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों की सराहना की। उन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त के मौके पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्ति जो चिटफंड चलाकर जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके खिलाफ कैंप लगाकर कार्रवाई की जाए। और भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में फरार कथित पत्रकार प्यारे मियां पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही प्यारे मियां की सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्यारे मियां को आवंटित शासकीय आवास और उसे पत्रकार के रूप में दी गई अधिमान्यता निरस्त कर दी गई है। साथ ही उसे सरकारी आवास से बेदखल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इधर नगर निगम के अमले ने प्यारे मियां के गिन्नौरी स्थित शादी हॉल में तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शनिवार रात भोपाल के शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सोसाइटी में एक पार्टी रखी गई थी, जहां लाई गई लड़कियों को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद उनसे ज्यादती की गई। आधी रात को जब लड़कियां वापस भेजी गई तो वो रास्ता भटक गई, नीलबढ़ पहुंच गई। पुलिस ने पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की पार्टियां कब से चल रही थी और इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं। और जबलपुर में एक किसान ने अपने ही खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना 11 जुलाई की है। बताया जा रहा है कि किसान राजेश पटेल गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं होने से परेशान था, इसी के चलते उसने आत्महत्या कर दी। आज मृतक किसान के घर जिले का प्रशासनिक अमला पहुंचा। उधर इंदौर में एक युवक ने डीआईजी दफ्तर के बाहर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। एक सुरक्षा कर्मी ने उसके हाथ से केरोसिन की बोतल छीन ली, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। युवक का नाम संजय पांडे बताया जा रहा है। संजय ने किसी से ब्याज पर पैसे लिए थे। उसकी माने तो अब तक उसने मूल से ज्यादा रकम चुकाई है, लेकिन उसके बाद भी सूदखोर उसे पैसों के लिए तंग कर रहा था। संजय की शिकायत पर डीआईजी ने एएसपी को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये दो बड़ी घटना है मध्य प्रदेश की, जहां एक तरफ किसान ने खेत में फांसी लगा ली। 11 जुलाई का वो वक्त था, आज प्रशासनिक अमला पहुंचा। दूसरी तरफ इंदौर की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां इंदौर में एक शख्स ने सूदखोरों से परेशान होकर डीआईजी बंगले के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि इस पर डीआईजी ने एएसपी को निर्देश दिए हैं और ये पता करने की कोशिश की है कि आखिर वो सूदखोर कौन है और ऐसे कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ेंगे किसान की खबर पर, और रवि हेमराज सिसोदिया, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस शख्स ने क्या पहले शिकायत की थी या इसकी शिकायत नहीं सुनी गई। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, डीआईजी बंगले के सामने ये शख्स ये कोशिश करता है, डीआईजी ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश करता है। सवाल ये कि क्या इसने पहले कुछ शिकायत की और शहर में ऐसे कितने और लोग हैं जो उन सूदखोरों से परेशान हैं, उस पर क्या कार्रवाई है? क्योंकि इंदौर में लगातार सूदखोरों की ऐसी खबरें हम लगातार बताते भी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए युवक का नाम संजय पांडे है और इसका कहना है कि इसने ओपी सलूजा नाम के किसी व्यक्ति से 6.5 लाख रुपए लिए थे और उसके कहीं ज़्यादा पैसे जो है वो अब तक ब्याज सहित चुका है, लेकिन बावजूद इसके ओपी सलूजा जो है उससे लगातार पैसे मांग रहा है, ब्याज के पैसे मांग रहा है और अब गुंडों द्वारा धमकाकर फ़ोन भी लगवाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। और इसी को लेकर अब वो आज चूँकि इसके पहले अन्नपूर्णा और भरुका थाना में शिकायत कर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो और इसी को लेकर आज ये युवक जो है ये डीआईजी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसने डीआईजी के चेंबर के बाहर ही आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि इस मामले के बाद जो ओपी सलूजा है वो भी शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्री कराने के लिए 6.5 लाख रुपए जो है वो संजय पांडे को दिए थे और इसने अपने निजी हित के लिए पूरे 6.5 लाख रुपए का उपयोग कर लिया, लेकिन जब अब इससे पैसे मांगते हैं तो ये आत्महत्या और अन्य प्रकार से अपने आप को हानि पहुंचाकर उसका आरोप जो है ओपी सलूजा पर लगाने को लेकर कहते रहते हैं और इसके विरुद्ध जो है भवरकुआ थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस अब दोनों पक्षों की जांच कर रही है, चूंकि अब जो शिकायत करता है वो भी सामने हो, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है वो भी अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा है। तो ये घटनाक्रम जो हुआ इसके बाद एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ या फिर जहर लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंच रहा है और इस प्रकार की घटनाएं जो है लगातार डीआईजी कार्यालय में ही हो रही है, जिसको लेकर डीआईजी ने भी सख्त से निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी शिकायत करना है तो वो सीधे डीआईजी के पास आ सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं थानों पर इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण ही इन्हें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ रहा है। आम व्यक्ति काफ़ी थानों से परेशान हो रहा है, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही है। जो भी जांच अधिकारी होता है वो 2-4 दिन का कहकर इनको टाल देता है। वहीं टीआई के पास जब ये पहुंचते हैं तो वो लोग भी इनका आवेदन लेके इनको वहाँ से भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता पुलिस की जो प्रक्रिया है उससे काफ़ी परेशान होने के बाद इस प्रकार की ये जो कृत्य होते हैं इसे उठाने पर मजबूर होते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में जाँच होना देखना है। हमारे संवाददाता ने बात की थी यहाँ गृह मंत्री से, तो उन्होंने कहा था जो भी अपराध करेगा
उसे जेल भेज दिया जाएगा, पुलिस उसे जेल भेजेगी। अब देखते हैं कि अपराधों पर, सूदखोरों पर और साथ ही साथ उन लोगों पर जो बैंक डकैती, लूट और हत्या जैसे प्रयास कर रहे हैं, उस पर आखिर पुलिस क्या एक्शन लेती है। क्या वाकई एक अलग मूड में नजर आती है मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद। विजेंद्र भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जिस किसान ने अपनी फसल की खरीदी ना हो पाने के कारण आत्महत्या की, आज आप उसके घर भी पहुंचे थे, उसके परिवारजनों से भी आपने बातचीत की, क्या मदद का भरोसा दिया प्रशासन ने, और आगे इस तरह से ना हो उसको लेकर क्या कार्रवाई प्रशासन करेगा, और इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिले, किसान ना आत्महत्या करे, इसको लेकर लाख दावे किए जाते हैं। मंत्री हो, प्रशासन हो, हर बार यही कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। क्या अब की बार मजबूत वादा करके गए हैं प्रशासनिक अधिकारी? जी हाँ विजय, एक शेर याद आता है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कहने को सरकार ने कागज़ में ये नियम बना रखा है कि समर्थन मूल्य पर जब खरीदी होती है तो संबंधित किसान को उसकी उपज का भुगतान 1 हफ्ते के भीतर यानी 7 दिन के भीतर कर दिया जाए, लेकिन इसका पालन कहीं नहीं हो रहा। जबलपुर का ही जिक्र करता हूं तो बीते साल हुई धान खरीदी के भुगतान सैकड़ों किसानों को अब तक नहीं हुआ है, जबकि 2 से 3 महीने पहले जो गेहूँ खरीदी हुई थी उसके भी भुगतान की राह जबलपुर में बड़ी संख्या में किसान तक रहे हैं। और ऐसा ही एक किसान आज इंतज़ार करते करते हिम्मत हार गया। ये राजेश पटेल नाम का जो किसान है, इसने 11 जुलाई को अपने खेत में सुसाइड कर लिया, खुद को फांसी लगाकर मौत के गले लगा लिया। और इस किसान ने भी करीब 2 माह पहले अपना गेहूं बेचा था और उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ था। और इसका खामियाजा इसके बीच में भी जो बात सामने आई वो यही था कि उसने अपना बेहतर गेहूं सोसाइटी में भेजा था, वहां सर्वेयर ने उसकी जांच की थी, ग्रेडिंग तय की गई थी, लेकिन बाद में उसकी उपज को अमानक बता दिया गया और रिजेक्शन कोटे में डाल दिया गया। बाद में जाके इसे अपग्रेड ज़रूर किया गया, लेकिन अब तक भुगतान नहीं मिला और भुगतान की राह तकते तकते किसान ने मौत को गले लगा लिया। अब कलेक्टर ज़रूर कह रहे हैं कि जल्द से किसान को ये भुगतान मिल जाएगा, लेकिन अब वो किसान इस दुनिया में नहीं है। ये इंसाफ कैसा है, इसका जवाब प्रशासनिक अधिकारियों को देना होगा। हालांकि जहां तक मुआवजे का प्रश्न आपने विजय पूछा है, तो किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता या मुआवजा अब तक प्रशासन के अधिकारियों की ओर से संबंधित किसान के परिजनों को नहीं दिया गया है। एक FIR जरूर मर्ग कायम किया गया है पनागर थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कलेक्टर जबलपुर का भी कहना है कि वो सभी कारणों की तफ्तीश करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इतना साफ है कि अपनी फसल के भुगतान का राह तकते तकते आज एक किसान ने जबलपुर में मौत को गले लगा लिया। शुक्रिया रवि और विजेंद्र आपका भी। तो एक ये तस्वीर भी है जहां मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसल खरीदी नहीं हो रही, उससे परेशान था। 11 जुलाई को उसने आत्महत्या कर ली थी। अब सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से क्या मदद उसके परिवार को मिले ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। इधर इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें DIG, कलेक्टर, सांसद और BJP कांग्रेस के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर फाइन वसूला जाएगा। यही नियम राजनीतिक आयोजनों में भी लागू होंगे। संतोष शंकर लालवानी ने बताया कि कोरोना को लेकर और सख्ती की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।